नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है। तो तेलंगाना राज्य की जो राजनीतिक चर्चा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से हो चली है। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन होता और तभी से तेलंगाना की राजनीति में केसीआर के नाम से मशहूर चंद्रशेखर राव की जो राजनीति है वह वहाँ पर छाई हुई है। और उसने तमाम तरह की जो भी विपक्षी दलों हैं, वहाँ की जो राजनीति है उसको उस पर ऐसा आधिपत्य एक तरह से तेलंगाना में केसीआर का माना जाता रहा है कि उन्हें चुनौती देना किसी के भी बस के बूते की बात नहीं है। और उसमें कांग्रेस और बीजेपी लगातार तमाम तरह के प्रयास करती रही पिछले कई वर्षों में। और बीजेपी का तो बड़ा इसमें एक बड़ा उनका प्रयास रहा है कि तेलंगाना में कैसे वह अपनी जड़ें मजबूत करे। और लगातार उन्होंने पिछला अगर हम देखें कि नगर निगम के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार अनेक दौरे कर और वहाँ पर इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कि बीजेपी एक बड़ा वहाँ पे स्टेक होल्डर राजनीति में बन सकती है। तमाम प्रयास के बावजूद भी केसीआर की राजनीति को चुनौती देने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई। तेलंगाना में कांग्रेस भी अपना जो वजूद है उसे तलाशती लगातार रही है, अपनी जो प्रभाव है उसे स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। तो तेलंगाना की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से जब से तेलंगाना अलग हुआ है, जब से राज्य का गठन हुआ तेलंगाना का, तब से कांग्रेस लगातार वहाँ अपने पैर जमाने की लगातार कोशिश करती रही है। कांग्रेस को ये विश्वास था कि 2014 में जब तेलंगाना राज्य का गठन कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद हम यहाँ पे अपनी जो राजनीति है वह मजबूत रख पाएंगे और तेलंगाना के लोगों का उन्हें विश्वास उनके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में लगातार तेलंगाना के निवासियों ने वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना की चंद्रशेखर राव की केसीआर की उसको उन्होंने समर्थन दिया है। और इस वजह से तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री केसीआर की उनकी जो महत्वाकांक्षा राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर छाने की बढ़ गई थी। और उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने अपनी जो पार्टी का नाम है उसको भी बदल दिया था, भारत राष्ट्र समिति उन्होंने कर दिया BRS। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी सक्रियता तेलंगाना में बढ़ाई है, लगातार उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात जो वहाँ पर माहौल बदला है कांग्रेस के पक्ष में, एक बदलता माहौल दिखाई देता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तो उससे कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक आत्मविश्वास अलग ही दिखाई देता है। और जब मैंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का जब तेलंगाना प्रवेश होता है और जिस तरह से राहुल गांधी के साथ वहाँ के निवासियों का समर्थन राहुल गांधी के साथ मिला, भारत जोड़ो यात्रा को मिला, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और जिस तरह से लोगों का जो विश्वास राहुल गांधी के साथ जुड़ता दिखाई दिया उस यात्रा के अंदर, उससे वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, जो वहाँ के लीडरशिप थी, लोकल लीडरशिप थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देता। और उसके बाद से लगातार वहाँ के जो नेता हैं, जो क्षेत्र प्रादेशिक नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, जो तेलंगाना का जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो लगातार लोगों से संवाद स्थापित करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, जन समस्याओं को लेकर प्रमुखता से वहाँ की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते रहे। और वहाँ की जो जन समस्याओं को मुख्य धारा में लाने का उन्होंने जो प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने, उसमें वह सफल होती दिख रही है। चाहे वहाँ के किसान हो, चाहे छात्र हो, महिला हैं, मजदूर वर्ग है, उनका सबका समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं एकजुट होता दिख रहा है। इससे केसीआर की जो बेचैनी स्पष्ट सबके सामने दिखाई दे रही है। और जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में आने की जो उन्होंने पहल की थी और अपने जो बेटे को वह चाहते थे प्रदेश की राजनीति में समायोजन उसका हो जाए और केसीआर स्वयं राष्ट्र की राजनीति में अपने को आगे बढ़ा लें। और उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किए थे, ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल जी से उन्होंने अलग अलग मुलाकातें भी की थी, अन्य जो बड़े नेता हैं देश के उनसे भी उन्होंने मुलाकात इसी परिप्रेक्ष्य में की थी, क्योंकि वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को तलाश रहे थे। लेकिन जिस तरह से वहाँ कांग्रेस ने अपने कदम बढ़ाए, मैंने मजबूती से कदम बढ़ाए राजनीति के अंदर, उससे केसीआर को एहसास हो गया कि कांग्रेस वहाँ पर विकल्प देने के लिए बहुत मुस्तैदी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है और लोगों के बीच पैठ अपनी लगातार मजबूत कर रही है। उससे उन्हें अपने पैर वापस खींचने पड़े और अब तेलंगाना की सत्ता बचाने के लिए वह सारे जोर लगा रहे हैं, सारी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से राहुल गांधी की वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, तो जिस तरह से बड़े कांग्रेस के बड़े नेता तेलंगाना में लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं, और उसमें जो वहाँ पे जन समर्थन इन नेताओं के साथ दिखाई देता कांग्रेस पार्टी की, जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने रैली आयोजित की थी, तो ऐसा लगा, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तो ये कहते हैं कि हाल फिलहाल में तेलंगाना में इतनी बड़े स्तर पर लोगों का समर्थन किसी रैली में शायद ही कभी देखा गया हो। और सभी ने उसे ऐतिहासिक रैलियां अपनी तरफ से उसे कहीं ना कहीं परिभाषित किया कि ये ऐतिहासिक रैलियां हैं, ऐतिहासिक जन समर्थन है। ऐसी जन समर्थन किसी भी नेता के पक्ष में तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के इतिहास में दिखाई नहीं दिया है। तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपनी पैठ बना ली है और बहुत मजबूती से वह कदम वहाँ पर तेलंगाना की सत्ता प्राप्त करने के लिए बढ़ा रहे हैं।
और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, हालांकि एक सवा महीना उन चुनावों में है, 30 नवंबर को वहाँ पे पोलिंग होना है और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन एक महीना भी काफ़ी होता है राजनीति के अंदर। वैसे तो एक हफ्ते के अंदर भी बहुत कुछ बदल जाता है, एक दिन के अंदर ही माहौल बदल जाता है। लेकिन वर्तमान में तेलंगाना में जो माहौल दिखाई दे रहा है, उससे यह बात तो बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं, काफ़ी अच्छी संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं केसीआर की बेचैनी भी इसी बात से दिखाई देती है। और जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया केसीआर और बीजेपी की मिली भगत का, उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की जो पार्टी है, बीजेपी इश्तेहार समिति है, उन्होंने ऐसा बड़ा आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी कहीं फंसती नजर आती है तो केसीआर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और वहीं नरेंद्र मोदी जी ने जब एक रैली के अंदर यह कहा कि केसीआर ने संपर्क स्थापित किया था हमसे गठबंधन करने के लिए, हमने मना कर दिया। तो ये जो राहुल गांधी का आरोप था, कांग्रेस पार्टी का आरोप था, वह कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने उसमें और खाद पानी देने का काम कर दिया, ये बात कहकर। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इन आरोपों से अपनी सफाई देते घूम रहे हैं और साथ ही तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर चस्पा हो रहे हैं। जिस तरह से केसीआर की बेटी कविता का नाम दिल्ली के जो लीकर स्कैम है उसके अंदर आज में मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के आरोप हैं कि बीजेपी और केसीआर की कहीं मिली भगत है, इसलिए सब कुछ उस पर पर्दा डाला जा रहा है, सब स्कैम पर, भ्रष्टाचार पर। तो तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार केसीआर पर लगा रही है और ऐसा लगता है केसीआर उन आरोपों से कहीं ना घिरते जा रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे राजनीतिक वजूद एक अलग ही मुकाम पर ज़्यादा दिखाई देता है, उससे ये संभावनाएं राजनीतिक विश्लेषक व्यक्त करने लगे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं तेलंगाना में हो सकती हैं। हालांकि कोई आसान काम नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार केसीआर ने वहाँ से लोगों से जुड़कर लोगों के मुद्दों की उन्होंने बात की है। 9 साल से वह लगातार सत्ता में बने हुए हैं। तेलंगाना की शुरुआत से राजनीति में वहाँ पर वह उनकी पकड़ बनी हुई है और लगातार वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लोगों की जो उनके उन वादे किए थे, कुछ लोग नाराज़ भी हैं उनके कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं, उनकी आकांक्षाओं पर खरे होते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग भी उनके साथ है कि जो मानता है कि तेलंगाना में केसीआर ने उनके लिए अच्छे काम किए हैं, उनकी वजह से तेलंगाना आगे बढ़ा है। लेकिन साथ में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो तेलंगाना में इस समय सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार दिखता है और उसी वर्ग को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और जो लोगों की नाराज़गी है सरकार की नाराज़गी होना भी स्वाभाविक बात है। जब 9-10 साल का कोई सरकार काम कर लेती है तो सभी वर्गों को संतुष्ट करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बड़ा काम किया है कि उन्होंने लोकल लीडरशिप को आगे बढ़ाया। लोकल लीडरशिप के द्वारा ही वह लोगों तक संवाद स्थापित कर रही है, उनसे कनेक्ट कर रही है, उनसे जुड़े मुद्दे लगातार उठा रही है। और उससे ये हुआ कि कांग्रेस की लोकल लीडरशिप का विश्वास भी वहाँ के आम जनता के साथ जुड़ा है। और उससे जब राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय लीडरशिप, जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, जब वहाँ जाते हैं तो उनसे एक अलग ही संवाद, एक अलग ही समर्थन लोगों का उनके साथ दिखाई देता है। और वही जैसा हमने पहले कहा कि जिस तरह से जन समर्थन राहुल गांधी की रैली में दिखाई दिया, जन सैलाब लोगों ने परिभाषित किया, जन सैलाब कहकर उस समर्थन को, कि सड़कों पर ऐसा जन सैलाब शायद ही कभी देखा गया हो तेलंगाना की धरती पर। तो उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में इस बार तेलंगाना की राजनीति भी एक करवट ले रही है और राष्ट्रीय राजनीति में तेलंगाना की भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि तेलंगाना की जो भूमिका है, अगर दक्षिण के अंदर कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर लेती है, एक बड़ी विजय हासिल कर लेती है, तो दक्षिण भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका बड़ी निर्णायक स्तर पर पहुंच जाएगी। और बीजेपी के लिए 2024 की चुनौती है लोकसभा की, वह और बड़ी हो जाएगी। क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक बीजेपी खो चुकी है और तेलंगाना में उन्हें कुछ उम्मीद है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है, सत्ता प्राप्त कर लेती है, तो उससे बीजेपी के लिए चुनौती निश्चित रूप से बहुत बड़ी हो जाएगी। और उनके लिए भी है सवाल बड़ा हो जाएगा कि आखिर 2024 का जो मुकाबला है, कांग्रेस लगातार उनके सामने खड़ी होती जा रही है, बड़ी पार्टी होती जा रही है। और जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया समूह, उसमें भी कांग्रेस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कांग्रेस की जो अहमियत है, जो कांग्रेस का स्थान है, वह और मजबूत तरीके से विपक्षी दलों के सामने भी आ जाएगा। और कांग्रेस को नकारना, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो, और दूसरी विपक्षी पार्टी के लिए भी आसान नहीं होगा। जिस तरह से कांग्रेस दक्षिण भारत में कदम दर कदम बढ़ाती जा रही है, उससे दक्षिण भारत का जो समर्थन है कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं लामबंद होता दिख रहा है। चाहे तमिलनाडु में डीएमके का उनका बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, कर्नाटक में वे जीत ही चुके हैं, और तेलंगाना में भी अगर उन्हें जीत मिल जाती है, तो इस तरह से दक्षिण भारत की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और उनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनका एक पूरा होल्ड दिखाई देगा, और जो भारतीय राजनीति में बड़े स्तर पर प्रभाव अपना डाल सकता है। और उत्तर भारत की राजनीति में भी जो इस समय चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी के लिए सकारात्मक खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। तो उससे कांग्रेस पार्टी लगातार आत्मविश्वास में दिखाई देती है। हालांकि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने कौन सा राज्य जीता, कौन सी पार्टी ने किस राज्य में सरकार बनाई,
और उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण नई तरह से परिभाषित होंगे देश की राजनीति में, वह किधर जाएंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, किसके पक्ष में नहीं जाएंगे, यह सवाल तो यक्ष प्रश्न की बात ही सभी के सामने है। और 3 दिसंबर को इसका सबका जब परिणाम आएंगे सबके सामने स्पष्ट रूप से यह हो जाएगा कि कौन सी पार्टी इन विधानसभा चुनाव में लीड लेकर भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता 2024 के अंदर पूरी तरह से निभाने जा रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम विराम भी देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।